तो आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। अच्छा, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल जाएगा क्या मतलब है। रैशनल बनाना, रैशनलाइजेशन निकला है रैशनल से। तो इसका मतलब अगर हम किसी इरैशनल नंबर को रैशनल बना दें तो वो प्रोसेस कहलाएगा रैशनलाइजेशन, रैशनल बनाने का प्रोसेस। अच्छा, कोई भी नंबर रैशनल क्यों नहीं होता? मिसाल के तौर पे मैं अगर एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करूं, 5/2, इस सब का आंसर आएगा आपको जो पता है 2.5, जो कि होता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग तो नहीं है टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है वो क्या कहलाता है बेटा? रैशनल। रिकरिंग भी रैशनल होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इरैशनल होता है। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि मैं यहाँ 5 के बजाय 2 पर लगा दूं स्क्वायर रूट, जैसे ही मैंने 2 पे स्क्वायर रूट लगाया तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आया √2 का क्या आंसर आता है? 1.4142 वगैरह वगैरह। जरा पूरा आंसर निकालें कैलकुलेटर में। 135 क्या 414 135 और कैलकुलेटर के आखिर तक जा रहा है ना ये। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रहा। तो अगर ये कभी खत्म नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, 5 को इस आंसर से डिवाइड करवा दें, पूरे आंसर से। 5 डिवाइडेड बाय 1.414215 आगे 42 आगे बस सही है, काफी। अब बताएं कैसा डेसिमल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है बेटा? अच्छा, हालांकि नंबर्स और डिजिट्स सेम थे यार, फिर क्या हुआ ऐसा कि रैशनल नंबर इरैशनल बन गया? किस वजह से? वजह साफ है क्या? रेडिकल स्क्वायर रूट की वजह से। मैंने कहा था कि हमारे पास जितने भी सर्ट आएंगे हमारे कोर्स में वो सेकंड ऑर्डर के सर्ट होंगे। सेकंड ऑर्डर के सर्ट का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट वाले सर्ट, क्यूब रूट वाले नहीं, फोर्थ रूट वाले नहीं, स्क्वायर रूट वाले सर्ट होंगे। तो इसका मतलब जैसे ही सर्ट आता है तो नंबर इरैशनल बन जाता है। बोले बन जाता है या नहीं? यानी ज्यादातर सर्ट्स इरैशनल होते हैं। और फिर मसला ये, अच्छा यही अंडर रूट अगर मैं ऊपर भी लगा देता तो भी रैशनल आता है, √5 भी रैशनल होता है, सही बात है। लेकिन ऊपर वाला अंडर रूट तो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है, बताया था मैंने। अगर ऊपर अंडर रूट आ जाए तो फिर भी काम करना निस्बतन आसान है, कॉमन आ जाएगा अंडर रूट बी, और जो भी ए और सी बचा हो ऐड या जो भी साइन सेम है तो ऐड, साइन डिफरेंट हो सकता है। मगर अगर यही अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए, ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस सी अपॉन सी अंडर रूट बी अपॉन ए, ऐसी मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे अंडर रूट नीचे आ जाएगा तो इसको ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और हम तो नंबर्स का एलसीएम लेने में इतनी देर लगाते हैं, अगर अंडर रूट का भी एलसीएम लेना पड़ गया, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, काम हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, ज्यादा आसान काम ही है। तो हम ये कहते हैं कि यार अंडर रूट डिनोमिनेटर में ना हो तो बेहतर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो हम डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हटाते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हटाने का प्रोसेस है ये कहलाता है क्या? रैशनलाइजेशन। क्यों? जब डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा रैशनल, न्यूमिनेटर इरैशनल बनेगा, क्योंकि जो चीज हटाएंगे उसको बैलेंस भी तो करेंगे। वो मैं अभी बताता हूँ आपको, वो बल्कि बताने की क्या जरूरत है, वो क्वेश्चन नंबर 13 की एग्जांपल थी ना। क्या एग्जांपल? 2/√3 था या नहीं था? क्या किया था? डिनोमिनेटर से रेडिकल हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी √3 लिखा, यहां से तो √3 हट के 3 बन गया, लेकिन ऊपर अंडर आ गया। तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के चक्कर में न्यूमिनेटर इरैशनल बन गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, न्यूमिनेटर इरैशनल हो तो फिर भी काम हो ही जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर इरैशनल हो तो काम करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में अंडर रूट आ जाए बेशक आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना, यही वो वजह है कि हम रैशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर हटाते हैं किसके ऊपर से? सॉरी, रेडिकल हटाते हैं किसके ऊपर से? डिनोमिनेटर के ऊपर से। न्यूमिनेटर के ऊपर से भी हटा सकते हैं, लेकिन हम न्यूमिनेटर के रेडिकल फिर भी एक्सेप्टेबल होते हैं as compared to the radicals in the denominator. So whenever there is a surd in the denominator, then you always rationalize it.
और ये बात समझ में? क्वेश्चन देखते हैं कैसे। एक तरीका तो रैशनलाइज करने का बता चुका हूं कि अगर एक ही टर्म हो, एक ही रेडिकल हो, तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, उस पे स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट। लेकिन जब जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो तो क्या करें? जैसे कि क्वेश्चन है ये 1/√a माइनस √b। अब ये दो टर्म्स है, बोले है या नहीं? तो अगर अब मुझे रैशनलाइज करना है, और जाहिर है किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में तो रेडिकल है भी नहीं, होता भी तो मैं डिनोमिनेटर से ही हटाता। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये होगा कि अब अगर कुछ लोग कहेंगे सर √a से मल्टीप्लाई करवा दें, तो फिर b पे अंडर रूट बच जाएगा, और कुछ लोग कहेंगे √b से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यार, मसला हो जाएगा। तो इस सूरत में फिर क्या किया जाए? इस सूरत में दोनों पे स्क्वायर चाहिए। सिर्फ एक, मतलब ये √3 क्यों लाते थे? ताकि इस पे स्क्वायर आए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है? जब दो टर्म्स हो, जब दो टर्म्स हो तो बेटा रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, मैं लिख देता हूँ, पहला सवाल है ना, तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide by the conjugate, by the किसका conjugate? Denominator का, by the conjugate of denominator। और denominator का conjugate क्या है? बहुत आसान है। denominator का conjugate as it is denominator ही आएगा। denominator का conjugate as it is denominator ही आएगा, बस सिर्फ और सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर √a है और √b है तो एज इट इज वही दोनों टर्म्स आएंगी, बस अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस, और अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो यहाँ बीच में ये होता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉन्जुगेट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। दिस स्टेप इज नोन एज, कौन सा स्टेप? मैं लिख के देता हूँ। दिस स्टेप इज नोन एज द स्टेप ऑफ, ठीक है, ये पेंसिल से लिखना, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये ये बताने के लिए कि मैंने खुद से काम किया। तो अब क्या होगा? आगे का काम आसान है। आगे काम कैसे आसान है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद क्या बचेगा? आइए देखते हैं। जो भी बचेगा कम से कम उसमें डिनोमिनेटर में रेडिकल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ऊपर वाला 1 √a + b से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाला √a माइनस √b मल्टीप्लाई हो गया किससे? √a प्लस √b से। 2.8 में आप लोग पढ़ कर आए, ये 2.7 में ब्रैकेट ओपन करके आए हैं कि जब भी a + b - b से मल्टीप्लाई होता था तो आंसर में आता था भला क्या? a² - b²। क्या मैं डायरेक्ट ये काम कर लूं या बार बार ब्रैकेट ओपन करूं? बस अगर डायरेक्ट काम करें तो फॉर्मूले का रेफरेंस जरूर दें। क्या रेफरेंस दें? कि जब भी a + b, बल्कि a - b पहले है, a - b से मल्टीप्लाई होता है a + b, तो आंसर आता है a² - b²। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, b का मतलब है सेकंड टर्म। तो ऊपर बचा √a प्लस √b, और नीचे आ गया a² - b²। a का मतलब √a, b का मतलब √b, दोनों के स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर रूट, तो बचा क्या? a - b। 1 कहां से बचा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा? a - b। अब अगर a और b की जगह नंबर होते तो माइनस हो जाते, लेकिन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ a और b था तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ a और b। क्या ये एक्सप्रेशन रैशनल बना? अभी भी तो रेडिकल है। पूरा एक्सप्रेशन रेडिकल नहीं बना, ना बनाना था, ना बनाना था। सिर्फ रैशनल किसको बनाना था? रैशनलाइज द क्या? डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द denominator, bracket में लिख लेना, rationalize the, yes, the denominator is now free from the radical sign, which means that it has been rationalized। ठीक है, तो denominator में से radical हटा दिया, यानी denominator rationalize हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसके बाद जरा अगला सवाल क्या है, मतलब इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इन 3 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट ट्राई किया जा सकता है। मेरे हिसाब से 9 - 8 और ये बनेगा 4 - 3, कोई भी पार्ट नहीं। मैं थर्ड तो करना ही करना है, थर्ड में करवाऊंगा बिल्कुल। थर्ड के अलावा एक और पार्ट मैं करवा रहा हूँ,
ये जरा पार्ट देखिए सब, कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1/4√3 -7, बल्कि +7 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और इसका क्या करना है, वही काम करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको भी क्या करना है बेटा, रैशनलाइज करना है। यानी क्वेश्चन होगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, और ये लिखा होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/4√3 + 7। क्या इस क्लास में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो ये कहे कि 4 और 7 ऐड होके 11 बन जाएगा? कोई ऐसा मैथमेटिशियन बैठा है हमारे बीच जो ये कहे कि 4 और 7 ऐड होके 11 बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि ये √3 वाली टर्म है और ये √3 वाली टर्म नहीं है। अगर ये दोनों √, के बगैर होती तो 11 बनता, या अगर ये दोनों √3 के साथ होती तो भी 11 √3 बनता। √3 कॉमन आता और 4 और 7 ऐड हो जाता, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है कि मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, अभी फिलहाल सिंपलीफाई नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता, इसलिए क्योंकि यहाँ √3 नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है, और इसके फैक्टर नहीं बन सकते, कोई बाहर आ जाए तो इसको कोई काम नहीं हो सकता। तो सिवाय इसके कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल हटाया जाए, इसके अलावा इस पर कोई काम नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर, यानी वैल्यू ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, ये आंसर है as far as the simplification is concerned, but this answer is not acceptable as it contains a radical sign in its denominator. So the denominator must be removed from the radical, the radical should be removed from the denominator. तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? अब बार बार मैं जुमला नहीं लिखूंगा, क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर ही होगा। 4√3 और 7, 4√3 और 7, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ये आ जाएगा, और नीचे लगेगा a + b और a, लगाओ फॉर्मूला। जब a + b से a - b मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में आता है a² - b²। इसीलिए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, ताकि a पे भी स्क्वायर आए और b पे भी स्क्वायर। अगर a + b है तो a - b लिखते हैं, आंसर आएगा, और अगर a - b है तो a + b लिखते हैं तो भी ये आंसर आएगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते इसलिए ताकि दोनों पे स्क्वायर आए, ताकि अगर एक पे स्क्वायर रूट हो तो वो भी कैंसिल हो, और अगर दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो वो भी कैंसिल हो। चलो बताओ क्या होगा? ये ऊपर तो न्यूमिनेटर में तो कोई मसला ही नहीं है ना, 4√3 - 7। डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा a² और माइनस a का मतलब 7, b का मतलब 4√3। अब बताएं इसके आगे क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, कैंसिल तो होना है लेकिन अभी नहीं। क्यों? 7 का स्क्वायर कितना बना? 49। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है कैंसिल? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सिर्फ √3 का स्क्वायर थोड़ी है जो कैंसिल होगा, ये 4 का भी है। 4 और √3 आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। गुड। तो ये प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट की पावर होती है वो सिर्फ पूरे ब्रैकेट की पावर नहीं होती, बल्कि ब्रैकेट के हर टर्म की, हर मेंबर की पावर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर इस 4 पर भी आएगा और ये स्क्वायर इस √, और अब कैंसिल होगा अगर हो सकता है। बताया फिर क्या बचेगा? 4√3 - 7, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। √ से स्क्वायर कैंसिल होके 3 बना। ये पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर की के स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -49। फिर से वही बात करूंगा। क्या किसी के जहन में ये डाउट है कि पहले 16 और 49 माइनस होगा या 3 और 49 माइनस होगा? नहीं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि 16 और 43 आपस में क्या हो रहे हैं? 16 और 3 सॉरी आपस में क्या हो रहे हैं? तो पहले इसका मतलब ये एक ही टर्म है, तो पहले इस टर्म का आंसर निकलेगा, जब आंसर आ जाएगा तो फिर माइनस होगा। तो 16 3 से कितना बना? और अब आप लोग देख सकते हैं जो बात मैं शुरू में आपसे कह रहा था ना कि 4√3 और 7 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 48 और 49 तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अब √ के बगैर है और ना ही दोनों में √3 है, दोनों सेम टर्म्स है। बोले हैं या नहीं? ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, तो दे आर रेडी टू बी सब्ट्रैक्टेड। यार 48 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 नहीं बचेगा, -1। ये बात बिल्कुल सही है कि जब नीचे 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि नीचे 1 नहीं है, -1 है,
नीचे 1 नहीं है बल्कि इस -1 का क्या इलाज करवाएं? माइनस ऊपर ले जाए। माइनस कहाँ ले जाए? ये नेगेटिव पावर थोड़ी है जो उसको ऊपर ले जाए। माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, क्या करें? ये पावर का माइनस नहीं है, ये बेस का माइनस है। तो ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? और जब माइनस ऊपर सिंप्लीफाई होकर मैं लिख दूंगा तो नीचे बचेगा अकेला +1। और अब जब नीचे अकेला +1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं। एंड नॉट ओनली दैट बट आल्सो this minus sign will be implemented on this bracket and it will change the signs of both the terms। तो बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास -4/√3 + 7 and that will be the answer. Why? Because this expression has no denominator। यानी यहाँ तो डिनोमिनेटर ही नहीं है यार। तो जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी हट गया। इसका मतलब बोलो हट गया या नहीं? रैशनलाइज कर दिया आप लोगों ने? बोले कर दिया। दोबारा सुन लें। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 1 से फॉर्मूला रखने के बाद एज इट इज आ गया, नीचे रख दिया फॉर्मूला, आंसर आया a² - b का स्क्वायर 49। a का स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि a के अंदर अब दो फैक्टर्स हैं। 4/√3 दो मल्टीप्लाई हो रहे तो फैक्टर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर 4 पर भी है। जब अलग कर दिया √3 का तो अब मैं कह सकता हूँ भला क्या कैंसिल, लेकिन जब होल था तब कैंसिल नहीं हो सकता था। अब बताओ क्या होगा? 16 बनेगा 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बनेगा 3, दोनों पहले में मल्टीप्लाई और जब में मल्टीप्लाई होगा 48, 48 में 49 किया तो 1 बचा, लेकिन माइनस का बड़े नंबर के साथ -1 बचा। और अब मैंने कहा क्या है माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, क्यों? इसलिए क्योंकि नीचे अकेला 1 बचे ताकि नीचे वाला 1 लिखना ना पड़े। तो मैंने माइनस को ऊपर लिखना है। कैसे लिखूं? ऊपर के ब्रैकेट का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या साइन है? तो ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस सिंप्लीफाई हुआ, माइनस ऊपर नहीं गया, बिल्कुल नहीं। प्लस माइनस क्या बना? तो माइनस को ऊपर लिख दिया और फिर माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजा तो दोनों टर्म का साइन चेंज, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस। और जब नीचे अकेला 1 बचा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। ये होता है बेटा द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं ये जानता हूँ, ये बात मुझे पता है कि बुक के तीनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो दो टर्म्स थी वो हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे थे ना आप लोग 1 का थर्ड पार्ट, तो उस तरह का हो गया यहाँ पे। और सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव नंबर आ रहा था वो बात भी यहाँ पे डिस्कस हो गई है। और अगर होमवर्क करते हुए कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स पे सर्कल बनाइएगा, होमवर्क बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स, यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 11 तो ऐसे ही हो चुका है क्या? अच्छा एक काम और करते हैं। कौन सा काम? जब ये बात कर ही रहे तो आज क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट नहीं, बी पार्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करवा चुका हूँ, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट में दे चुका था, उसी वक्त करवा दिया था, बस ठीक है। तो आपने देखा जब कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो रैशनल आंसर ही आता है। Q and the product of its conjugate is a rational number। तो बस इसका मतलब वो भी डिस्कस हो गया। तो यानी अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 2.8 का। अच्छा इसके साथ एग्जाम्पल है जो कि शायद एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज पीछे आइएगा, 2.8 से पीछे पेज नंबर है 46 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा, क्या हुआ इसमें? इसमें ये लिखा है ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये लिखा है, ठीक है। radical sign in the denominator, you have to remove that radical sign from the denominator, पेज नंबर 46। तो इस पे सर्कल बना लो बेटा। बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको जो सिखाया उसी तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, सही है? पेज 46। और फिर मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। आप लोग मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 10 है मिसलेनियस का, 10 है या क्या है? 9 है, 9 ठीक है। आगे चलिए 9 का पहला और दूसरा, इसमें सर्कल बना लो। क्वेश्चन नंबर 9 8 तो हो गया था ना इसका। मिसलेनियस एक्सरसाइज कौन सी है? 2। 8 टोटल कितने सवाल हो गए? 6। क्वेश्चन 1 के 3, क्वेश्चन 9 के 2, 5 और एग्जांपल नंबर 1 6 सवाल। 6 सवाल का मतलब एक सवाल मेरे हिसाब से एक पेज में है, तो 6 पेजेस का मतलब ये है कि 6 साइड्स, 3 सफ़े और 6 साइड्स,
मिला के गिन रहा हूँ 3, और अगर गिनेंगे तो 6 साइड्स छोड़ दूँ, और उसके बाद फिर अगला काम करें, क्योंकि बेसिक रैशनलाइजेशन अगर समझ नहीं आएगी तो आगे का काम सवाल ही नहीं पैदा होता कि समझ में आए। ठीक है, तो ये था रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम क्यों करते हैं? रेडिकल का एलसीएम देना पड़ गया तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा नामुमकिन हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं तो ऐसी एलसीएम लेना अवॉइड करता हूँ जिस हद तक पॉसिबल हो, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर उसमें रेडिकल आ जाए तो फिर मैं ये बेहतर समझूंगा कि वो रेडिकल डिनोमिनेटर के बजाय न्यूमिनेटर में आ जाए, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर में लेना होता है या डिनोमिनेटर का लेना होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल आ गया तो रेडिकल का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। तो इस वजह से हम डिनोमिनेटर से रेडिकल हटाते हैं, भले न्यूमिनेटर में रेडिकल आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में रेडिकल ना हो। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, रीजन सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद हमें करने हैं क्वेश्चंस कौन से? जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 1 2 से लेके 10 के ए तक, 2 से लेके 10 के ए तक। इन तमाम क्वेश्चंस को एक नजर देखिए और ये देखिए कि इसमें आप लोगों को क्या दिया गया। देखो सिचुएशन ये कि कहीं पर x दिया है और मालूम करना है x प्लस 1 अपॉन x या x माइनस 1 अपॉन x या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर या फिर x4 प्लस 1 अपॉन x4। यानी एक चीज गिवन है और बाकी चीजें मालूम करनी है, या बाकी में से 2 मालूम करनी है, बाकी में से कोई 3 मालूम करनी है, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई मालूम करना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि यार मुझे जरा जल्दी से a प्लस बी निकाल के दिखाओ और मुझे जल्दी से a माइनस बी निकाल के दिखाओ, तो आप लोग सब लोग ये कहेंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप मुझे a की वैल्यू ना बता दें, जब तक आप मुझे पहले दोनों नंबर तो बताएं। जब दोनों नंबर मुझे पता होंगे तो प्लस में उन्हें करवा लूंगा, माइनस भी मैं उन्हें करवा लूंगा, लेकिन उससे पहले दोनों नंबर तो पता चले। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप, और फिर ना सिर्फ ये कि अगर a और b की वैल्यू पता चल जाए तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इवन आप पावर 4 भी ले सकते हैं। क्या ख्याल है? मतलब अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 4, b की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 4। इसमें क्या परेशानी है? नंबर पता चलना जरूरी है। तो दरअसल इन सारी चीजों में जो अननोन है वो एक अननोन x है और दूसरा अननोन 1 अपॉन x है। एक अननोन x है और दूसरा अननोन, एक जो 2 टर्म्स सब में नजर आ रही है वो क्या है? x, और अब वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं या 4 जो भी है, क्योंकि 4 का मतलब भी तो आपको पता ही है। 4 का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 अपॉन x 4 का क्या मतलब होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो होता है या नहीं? तो x और फिर x स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन x क्या स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x का स्क्वायर, और ये क्या होता है? 1 अपॉन x का स्क्वायर। बोलो होता है या नहीं? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सब कुछ किस चीज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है? x और 1 अपॉन x। ये दो मेन चीज, जैसे ये सब कुछ a और b पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? तो इन सारे क्वेश्चंस में शुरू से लेकर आखिर तक थीम क्या है कि सर x निकालें और 1 अपॉन x निकालें। अब कैसे? सुन लो कैसे। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार a की वैल्यू है 5, तो आराम से, बिल्कुल आराम से 1 अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे। 1 अपॉन ये क्या हो गया? कैसे हुआ? क्या हो गया मतलब कैसे हुआ? सर वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, वो काम किया। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन a। तो जब इस साइड, क्योंकि a नहीं है, a अपॉन 1 है, तो जब इसको पलटूंगा तो क्या बनेगा? और जब इसको पलटा तो बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड को भी पलटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैथ्स में जो काम एक साइड पे करो वही काम ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। तो अगर इस साइड को रेसिप्रोकेट किया है तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है 1 अपॉन a पता हो सकता है 1 अपॉन a पता हो। तो सबसे पहले क्या मालूम करना होगा? a। सबसे पहले क्या मालूम करना होगा?
ए पता है तो 1/a निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर 1/a पता है तो अच्छा ए कैसे निकलेगा, जैसे 1/a निकला था, यानी ए को उल्टा करो तो 1/a बनता है, तो अगर उस 1/a को वापस उल्टा कर दो तो a/1 बना, और ये भी बैलेंस करने के लिए इस बात का क्या मतलब है कि अगर x पता हो तो उसको रेसिप्रोकेट करने से 1/x पता चल जाएगा, या अगर 1/x पता हो तो उसको रेसिप्रोकेट करने से, बिकॉज दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा है या नहीं, x रेसिप्रोकेट होके 1/x बनता है, 1/x रेसिप्रोकेट होके, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यार x की वैल्यू है 3/2 तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, गलत डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करो ना, इस साइड को रेसिप्रोकेट किया 1/x बना, उस साइड को अब उधर ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ही रेसिप्रोकेट कर दो, और अगर कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं, सही है गलत नहीं है, 1/6 नहीं गलत नहीं है, उमर आपको बहुत हंसी आती है माशाल्लाह, आपको बहुत हंसी आती है, पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हैं, अभी अगर मैंने पूछना शुरू कर दिया ना बाकी सब आप पे हंसेंगे, इंसान को हमेशा अपने जो है ना अंदाजा होना चाहिए और अपनी लिमिट पे रहना चाहिए, जो आप हैं वही बन के रहें, समझ आ रही है बात, आइंदा फंसे तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि बाहर रोते हुए जाएंगे, ये आखिरी दफा था, अब आप कहीं पर भी बैठो आप फंसेंगे नहीं, यहाँ या सुबह कहीं पर भी बैठो जी, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, आपको पता है क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा ऊपर जाके, बोलो हो जाएगा, और पावर को दोबारा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट, तो क्या आंसर आया 2/3, तो अगर इस तरह करना चाहते हो तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, तो और क्या काम तो यही होगा, तो मेरा ख्याल है मैं डायरेक्ट यहीं पे रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, तो 3/2 जब रेसिप्रोकेट होगा तो क्या बनेगा, दोबारा सुनो, अगर मेरे पास 1/b की वैल्यू है 5/6 तो जाहिर है मुझे b चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मतलब फिर b + 1/b, b - x को मैंने अपनी तरफ से दिया था, अगर b और 1/b हो तो इन सब में भी b आएगा, फिर c और 1/c हो तो इन सब में भी c आएगा, अगर p और 1/p हो तो इन सब में भी वही आएगा, अच्छा मुझे निकालना है b, कैसे निकलेगा सर, आपने एक्चुअली b निकालने के लिए इस साइड को रेसिप्रोकेट किया, और अगर इस साइड को रेसिप्रोकेट किया तो बैलेंस करने के लिए इस साइड को भी रेसिप्रोकेट कर दिया, बताओ क्या बनेगा 6/5, क्या ये बात समझ में आई, ये होता है a से 1/a निकालने का तरीका, या 1/a से a निकालने का तरीका, दोनों में से कोई भी एक चीज पता हो तो दूसरी उसको रेसिप्रोकेट करके पता की जा सकती है, और अगर a की वैल्यू में रेडिकल होगा, अगर इसकी वैल्यू में रेडिकल होगा तो इसके रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में रेडिकल आएगा, इसके रेसिप्रोकल में यही चीज रेसिप्रोकेट होके आएगी, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल थी मगर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं थी, हालांकि आंसर सही है, मगर एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर ये वैल्यू, और सिंप्लीफिकेशन ही तो मुझे करनी है आगे, या तो इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर स्क्वायर भी लगाना है, तो अगर ये ऐसे ही चला तो फिर तो हो गया काम, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको करना पड़ेगा पहले क्या, यानी आज मैं आपको 2.8 की पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम क्यों करना है, समझ आ रही है सबको बात, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले x पता है तो 1/x निकालेंगे और फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, या अगर 1/x पता है तो पहले निकालेंगे x और उसको रैशनलाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि जब सर्ट का डिनोमिनेटर में आना होगा, मतलब जब कोई सर्ट रेसिप्रोकेट होगा तो वो सर्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और सर्ट कभी भी डिनोमिनेटर में होना तो हम फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, फिर रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हाँ ये 1/a या a की वैल्यू है, ठीक है, और फिर प्लस कराना होगा तो प्लस करा देंगे, माइनस कराना होगा तो माइनस, आसान है प्लस या माइनस कराना, भाई अंडर रूट a वाली टर्म अंडर रूट a वाली टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अंडर रूट b वाली टर्म अंडर रूट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, यानी अगर दोनों पे अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट 3 वाली टर्म अंडर रूट 3 वाली टर्म के साथ, और अंडर रूट के बगैर वाली टर्म अंडर रूट के बगैर वाली टर्म के साथ, यानी एक जैसी टर्म्स एक साथ लिखेंगे, फिर साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, और साइन डिफरेंट हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों निकालना तो कोई मसला नहीं है, प्लस और माइनस करा देंगे, अब आ जाए ये कैसे निकलेगा x² + 1/x², इसका भी एक फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी लिखवा दिया या बता दिया, कौन सा फॉर्मूला कि जब भी a - b से मल्टीप्लाई होता है a + b तो आंसर में क्या मिलता है a² - b², ये पहला फॉर्मूला है जो 2.8 में यूज हो रहा है, अब दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं
कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें, ए प्लस बी पे या ए माइनस बी पे क्या ले लें, होल स्क्वायर। क्यों भाई, फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab को बाद में लिख दूं, बी स्क्वायर को पहले लिख दूं, कोई हर्ष तो नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ। बस याद रखना जो प्लस था वो प्लस ही रहे, तो वैसे यहाँ तो तीनों ही प्लस थे, कोई फर्क पड़ा? अब अगला फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला? क्या दोनों पे स्क्वायर और प्लस मिला? क्या दोनों पे स्क्वायर और प्लस चाहिए? तो इसका मतलब चाहे a माइनस वन अपॉन ए निकाल लो, चाहे x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लो, और इस पे क्या कर दो, इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पता चल जाएगा। और अगर x4 निकालना है तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा उस पे एक और दफा क्या ले लो, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनता है, वैसे तो मुझे a प्लस बी की पावर 4 लेनी चाहिए अगर मुझे 4 चाहिए, लेकिन 4 का तो कोई फॉर्मूला मेरे पास है ही नहीं। तो जब पावर 4 चाहिए होती है तो एक दफा नहीं बल्कि मैं आज रीजन बता रहा हूँ कि मैं कौन सा काम करूंगा, समझा नहीं रहा, समझाऊंगा तो तभी जब क्वेश्चन करूंगा, करके दिखाऊंगा काम, आज सिर्फ बोल रहा हूँ ताकि जब ये काम करूं तो ज्यादा बेहतर फिर उसके बाद ये काम आपको समझ में आए। क्या समझ में आया कि जब ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर चाहिए होगा तो दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकालें और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। अब और जब ये चाहिए हो तो भी दोनों में से कोई एक निकालें और उसमें एक दफा स्क्वायर करने के बजाय अब आ जाए किस पर, बीच में क्या लगा हुआ है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि माइनस वाले पे स्क्वायर लोगे तो माइनस वाला मिल जाएगा, गलत है, क्योंकि माइनस वाले पे भी स्क्वायर करके स्क्वायर वाले टर्म के बीच में क्या मिल रहा है, तो देखो ना, यहाँ अगर a माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर होता तो यहाँ भी a स्क्वायर होता, यहाँ वन अपॉन ए स्क्वायर होता, और 2ab में a और वन अपॉन ए मल्टीप्लाई होता, a से वन अपॉन ए हो जाता तो ये सिर्फ 2 बचता। ये बताओ कि a स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर के साथ क्या आता, हालांकि यह माइनस वाले पे स्क्वायर है यार, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ क्या आया, तो इसका मतलब ये चीज जो मालूम करनी है हमने, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं हो सकती, ये चीज स्क्वायरिंग बोथ साइड से, तो फिर कैसे होगी अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं होगी तो फिर हम करेंगे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस जो कि बनता है a माइनस बी और a यानी x माइनस वन अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन अपॉन एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूं लगा देंगे कि x माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स पे स्क्वायर मत लेना बल्कि दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, तो आंसर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला कोई तीसरा नहीं, फॉर्मूला यही है, बस ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे आपने काम चलाना है। बोले बेटा क्या ही समझ में आया, फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखवा दिए ताकि आप लोग भी लिख लें और अब कल जब ये फॉर्मूले यूज हो तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये दोनों तो सेम है और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग से नहीं बल्कि किससे फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या ये काम समझ में आया? और जब 4 चाहिए होगा तो क्योंकि बीच में प्लस है ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम चलेगा, और लेकिन एक दफा नहीं क्योंकि पावर 4 चाहिए। आज मैंने सारे स्टेप बताए, करके कुछ नहीं दिखाया, आज मैंने सारे स्टेप बताए और हर स्टेप का रीजन बताया, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास, क्वेश्चन में कोई करा ही नहीं सकता था, तो मैंने सोचा सारा समझाने वाला काम आज कर दूं, ताकि आज ज्यादा बोलने का फायदा क्या होगा, अगली क्लास में जब मैं काम करूंगा तो सिर्फ काम करूंगा और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं बोल या समझा पहले चुका हूँ। हाँ जाहिर है दोबारा बोलूंगा लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बोलूंगा, रीजन नहीं बताऊंगा हर बात का, क्योंकि रीजन मैंने हर बात का आज बता दिया काम टॉपिक।